1929 में एक नया किस्म का स्टोरी टेलिंग पैदा हुआ। न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच टाइमली कॉमिक्स, एक छोटा सा पब्लिशिंग हाउस, ने अपनी पहली कॉमिक बुक निकाली। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये शुरुआत है उस चीज की जो आगे चलकर लेजेंडरी मार्वल कॉमिक्स बनेगी। उन्होंने एक होशियार और उत्सुक जवान आदमी को काम पर रखा जिसका नाम था स्टैनली लीबर, जिन्हें आगे चलकर दुनिया स्टैन ली के नाम से जानने लगी। उन्होंने टैलेंटेड आर्टिस्ट्स जैसे जैक कर्बी और स्टीव डिट्को के साथ काम किया। सुपर हीरो स्टोरीज के साथ टाइमली कॉमिक्स को सफलता मिली। वो एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के बिल्कुल करीब थे जो कॉमिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। साल था 1961। दुनिया एक कल्चरल रेवोल्यूशन के कगार पर थी और कॉमिक बुक इंडस्ट्री खुद एक बहुत बड़ा बदलाव देखने वाली थी। स्टैन ली अपने राइवल डीसी कॉमिक्स के जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका की सक्सेस से इंस्पायर होकर एक ऐसी सुपर हीरो टीम बनाने का फैसला किया जो बिल्कुल अलग हो, और ऐसे पैदा हुए फैंटास्टिक फोर। ये टीम, जिसमें मिस्टर फैंटास्टिक, इनविजिबल वुमन, ह्यूमन टॉर्च और द थिंग शामिल थे, कोई टिपिकल स्क्वीकी क्लीन हीरोज नहीं थे। ये आपस में झगड़ते थे, इन्हें पर्सनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था और ये रियल लगते थे। फैंटास्टिक फोर के एडवेंचर्स एक ऐसी दुनिया में बेस्ड थे जो रिलेटेबल लगती थी, बावजूद इसके कि उसमें बहुत से फैंटास्टिकल एलिमेंट्स थे। उनकी स्टोरीज फैमिली डायनामिक्स, पर्सनल स्ट्रगल्स और ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करती थी। सुपर हीरो स्टोरी टेलिंग का यह नया तरीका रीडर्स को बहुत पसंद आया। फैंटास्टिक फोर बहुत हिट हुए और उन्होंने मार्वल एज ऑफ कॉमिक्स की शुरुआत की। रिलेटेबल, फ्लॉड और डीपली ह्यूमन सुपर हीरोज का एक नया एरा शुरू हो चुका था। फैंटास्टिक फोर की सक्सेस ने मार्वल कॉमिक्स में क्रिएटिविटी के दरवाजे खोल दिए। 1960 के दशक में स्टैन ली, जैक कर्बी, स्टीव डिट्को और दूसरे टैलेंटेड क्रिएटर्स के दिमाग से आइकॉनिक कैरेक्टर्स की एक पूरी पैंथियन उभरकर सामने आई। स्पाइडरमैन, वो वेब स्लिंगिंग टीनेजर जिसने ये सीखा कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीन में आया और उसने छोटे बड़े सभी रीडर्स का दिल जीत लिया। एक्स-मैन, आउटकास्ट म्यूटेंट्स की एक टीम जो एक ऐसी दुनिया में एक्सेप्टेंस के लिए लड़ रहे थे जो उनसे डरती थी, प्रेजुडिस और टॉलरेंस के थीम्स को एक्सप्लोर करती थी। आयरन मैन, एक अरबपति इन्वेंटर जो जस्टिस के लिए लड़ने के लिए अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस का इस्तेमाल करता था, मार्वल यूनिवर्स में कॉर्पोरेट इंट्रीग और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का तड़का लेकर आया। और थॉर, गॉड ऑफ थंडर, एंशिएंट मिथोलॉजी और एपिक कॉस्मिक एडवेंचर्स को जीवंत किया। ये कैरेक्टर्स अपने रिलेटेबल स्ट्रगल्स, फ्लॉज और ट्रायम्फ्स के साथ रीडर्स से पर्सनली कनेक्ट कर पाते थे। ये एक शेयर्ड यूनिवर्स में रहते थे। उनकी स्टोरीज आपस में जुड़ी हुई थीं, एक रिच और इंटरकनेक्टेड टेपेस्ट्री ऑफ नैरेटिव्स बनाती थीं, जो ऑडियंसेस को अपनी तरफ खींचती थीं। सिनेमैटिक वर्ल्ड ने मार्वल के कैप्टिवेटिंग कैरेक्टर्स और स्टोरीज को नोटिस किया। 1990 के दशक में मार्वल ने लाइव एक्शन फिल्म्स की दुनिया में कदम रखा, अपने आइकॉनिक हीरोज को बड़े पर्दे पर लाते हुए। ब्लेड 1998, जिसमें वेस्ली स्नाइप्स ने टिचुलर वैम्पायर हंटर का किरदार निभाया, को क्रिटिकल और कमर्शियल दोनों तरह की सक्सेस मिली, ये प्रूव करते हुए कि मार्वल कैरेक्टर्स बड़े पर्दे पर भी कमाल दिखा सकते हैं। एक्स-मैन 2000, जिसे ब्रायन सिंगर ने डायरेक्ट किया, ने हॉलीवुड में मार्वल की मौजूदगी को और मजबूत किया, म्यूटेंट काइंड के एक्सेप्टेंस की स्ट्रगल के ड्रामेटिक पोटेंशियल को दिखाते हुए। फिल्म्स में ये शुरुआती प्रयास हालांकि सक्सेसफुल रहे, लेकिन आगे जो होने वाला था ये उसकी बस एक झलक थी। मार्वल एक बोल्ड लीप लेने और एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के लिए तैयार था जो सुपर हीरो मूवीज को हमेशा के लिए रिडिफाइन कर देगा। सेक्शन 5, द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, एक यूनिवर्स का जन्म। 2008 में मार्वल स्टूडियोज ने एक बहुत बड़ा गैम्बल लिया जिसने सिनेमा का लैंडस्केप ही बदल दिया। आयरन मैन, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कैरिस्मेटिक टोनी स्टार्क का किरदार निभाया, ने इस एम्बिशियस एंडेवर की शुरुआत की। ये फिल्म ह्यूमर, हार्ट और हाई ऑक्टेन एक्शन के ब्लेंड के साथ एक क्रिटिकल और कमर्शियल ट्रायम्फ थी। इन फिल्म्स का कल्मिनेशन हुआ ग्राउंड ब्रेकिंग द एवेंजर्स 2012 में, एक ऐसा क्रॉसओवर इवेंट जिसमें आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, हल्क, ब्लैक विडो और हॉकआई एक ग्लोबल थ्रेट का सामना करने के लिए साथ आए।
इस फिल्म की मैसिव सक्सेस ने ये प्रूव कर दिया कि ऑडियंसेस एक शेयर्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए तैयार थे। सेक्शन 6 एवेंजर्स असेंबल्ड सिनेमैटिक हाइट्स को छूते हुए MCU का विस्तार होता रहा और इसने पूरी दुनिया में ऑडियंसेस को अपनी तरफ खींचना जारी रखा। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 ने इंटरगैलेक्टिक मिसफिट्स के एक बैंड को इंट्रोड्यूस किया, MCU के कॉस्मिक साइड में ह्यूमर और हार्ट का तड़का लगाते हुए। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर 2014 ने एक ग्राउंडेड एस्पियोनाज थ्रिलर पेश की जो पॉलिटिकल इंट्रीग और फ्रीडम के मीनिंग के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015 ने टाइचुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गॉन रोग को इंट्रोड्यूस करके स्टेक्स को और ऊंचा कर दिया। वहीं कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 ने एक मॉरली कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट में हीरो को हीरो के खिलाफ खड़ा कर दिया। MCU ने स्टोरी टेलिंग की नई ऊंचाइयों को छुआ अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 और अवेंजर्स एंड गेम 2019 के साथ 2 एपिक फिल्म्स जिन्होंने एक डेकेड लॉन्ग सागा को कंक्लूड किया और पॉप कल्चर पर एक अमिट छाप छोड़ी। सेक्शन 7 बियॉन्ड एंड गेम स्टोरी टेलिंग का एक नया एरा। इन्फिनिटी सागा भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन MCU के धीमा होने के कोई संकेत नहीं है। मार्वल स्टूडियोज ने फिल्म्स और टेलीविजन सीरीज के नए फेजेस के साथ अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स का विस्तार करना जारी रखा है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम 2019 ने एंड गेम के बाद की स्थिति को दिखाया, जबकि ब्लैक विडो 2021 ने टिचुलर स्पाई को आखिरकार उनका लॉन्ग वेटेड सोलो आउटिंग दिया। इटर्नल्स 2021 ने एंशिएंट हीरोज की एक नई टीम को इंट्रोड्यूस किया और शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स 2021 ने एशियन मिथोलॉजी और मार्शल आर्ट्स को एक्सप्लोर किया। डिज्नी प्लस वॉल्ट डिज्नी कंपनी की स्ट्रीमिंग सर्विस MCU स्टोरी टेलिंग के लिए एक नया जरिया बन गया है। वांडा विजन 2021, द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर 2021, लोकी 2021 और हॉकाई 2021 जैसी सीरीज ने बिलवेड कैरेक्टर्स को और गहराई से एक्सप्लोर किया है और MCU के नए कॉर्नर्स को दिखाया है। सेक्शन 8 मार्वल मेनिया, फैंडम, मर्चेंडाइज और ग्लोबल इम्पैक्ट। MCU का इम्पैक्ट बॉक्स ऑफिस से कहीं आगे तक फैला हुआ है। मार्वल ने एक पैशनेट और डेडिकेटेड ग्लोबल फैन बेस बनाया है जो हर नई फिल्म, टेलीविजन सीरीज, कॉमिक बुक और मर्चेंडाइज के पीछे पागल रहता है। कॉमिक कॉन इंटरनेशनल, जो कभी कॉमिक बुक एंथुसियास्ट्स का एक छोटा सा गैदरिंग हुआ करता था, अब एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया है, जहां मार्वल स्टूडियोज के हॉल H प्रेजेंटेशंस अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में न्यूज और अनाउंसमेंट्स के लिए बेताब फैंस के लिए मस्ट सी इवेंट्स बन गए हैं। एक्शन फिगर्स से लेकर कपड़ों तक और होम गुड्स तक मार्वल मर्चेंडाइज हर जगह मौजूद है, जो ब्रांड की एंड्यूरिंग पॉपुलैरिटी का एक सबूत है। MCU के कैरेक्टर्स और स्टोरीज पॉप कल्चर का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं, जिन्होंने अनगिनत मीम्स, फैन आर्ट और कॉस्प्ले को इंस्पायर किया है। सेक्शन 9 द एंड्यूरिंग अपील ऑफ मार्वल टाइमलेस टेल्स एवरलास्टिंग इम्पैक्ट। एक छोटे से कॉमिक बुक पब्लिशर के रूप में हम्बल बिगिनिंग से मार्वल एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट जगरनॉट बन गया है। मार्वल की एंड्यूरिंग अपील का राज है टाइमलेस स्टोरीज बताने की उसकी क्षमता, जो हर उम्र के ऑडियंसेस के साथ रेजोनेट करती हैं। मार्वल के कैरेक्टर्स अपने रिलेटेबल स्ट्रगल्स, फ्लॉज और ट्रायम्फ्स के साथ हमें याद दिलाते हैं कि ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चैलेंजेस को पार कर सकते हैं। उनकी स्टोरीज हमें अपने अंदर के हीरोज को एम्ब्रेस करने और अपनी बिलीफ्स के लिए लड़ने के लिए इंस्पायर करती हैं। MCU की इंटरकनेक्टेड स्टोरी टेलिंग, जो कई फिल्म्स और टेलीविजन सीरीज में फैली हुई है, ने एक रिच और इमर्सिव वर्ल्ड क्रिएट किया है, जिसके लिए फैंस के मन में कभी भी कमी नहीं होती। पॉप कल्चर पर मार्वल का इम्पैक्ट अनडिनायबल है और एक स्टोरी टेलिंग पावर हाउस के रूप में इसकी लेगेसी आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर और एंटरटेन करती रहेगी।